नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट आईएएस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर की। तो 5 और 6 तारीख दोनों दिनों को आज हम कवर करके चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। इन डेप्थ जो है एनालिसिस होगा इन टॉपिक्स का। और दूसरी और एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस आता है वो आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। टाइम भी यहाँ पर जो है कल से दुरुस्त कर दिया जाएगा, जल्दी आपको मिलेगा वो। और जो न्यूज एनालिसिस का पोर्शन है वो भी मिलेगा। जैसे जिस तरीके से आज आपको लेक्चर देखने को मिला था, बिल्कुल उसी तरीके से लेक्चर आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। मतलब कि पूरा अखबार जो है न्यूज़पेपर द इकोनॉमिक टाइम्स, उसको हम निचोड़ कर जो है डिस्कस करेंगे पूरा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक पेज के ऊपर। तो पहले बिल्कुल वही जहां पर मैंने प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स लिखा था, उसका मतलब वो न्यूज एनालिसिस है। न्यूज एनालिसिस का मतलब कि वो मैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वहां पर भी डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, तो उसको भी फॉलो करो, इसको भी फॉलो करो, तो आपको आपकी रिवीजन भी होगी और साथ ही साथ जो है नए टॉपिक्स की जो रिसर्च इन रिसर्च है आपको डिटेलिंग भी पता चलेगी। तो इससे आपको ये फायदा रहेगा, सपोज करो जिस किसी एक टॉपिक के ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, तो उसी के बारे में कल एडिटोरियल जो है ना वो पब्लिश हो सकता है। तो जब उसके बारे में एडिटोरियल पब्लिश होगा तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। जब वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नई बातें यहाँ पर हर एक ऑथर जो होते हैं अपनी ओर से लिखते हैं, तो नए पॉइंट्स निकलने जो है हमारे सामने आ जाते हैं, तो नया भी सीखने को मिलता है। ओके, तो वो आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। पूरा न्यूज़पेपर मिलेगा, न्यूज़ एनालिसिस भी मिलेगा और उसकी एडिटोरियल डिस्कशन, जितने भी एडिटोरियल्स होंगे। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा 3 से ज्यादा एडिटोरियल जो है मैं डिस्कस करूँ डेली बेसिस पे द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर के। तो ये शाम को ये लेक्चर मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का। तो आपकी जो रिवीजन है वो संपूर्ण हो जाएगी। शुरुआत करते हैं, चलो। तो अभी 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो पॉइंट नंबर 1 है वो है तेनामेन स्क्वायर मैसेकर। दूसरे नंबर पर है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो स्कीम। तीसरे पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और चौथे पर है आईएनएस संधायक। तो इन चारों टॉपिक्स को इन डेप्थ जो है इनकी डिस्कशन करते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत से पहले हम डेली बेसिस पे एक यहाँ पर नए टॉपिक को सामने रखेंगे। ये देखो, तो ये जून महीने का ना यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन के इंपॉर्टेंट डेज की जो लिस्ट है, तो ये उसका पूरा का पूरा कैलेंडर है जून महीने का, जून 2021 का। तो हर एक दिन के हिसाब से यहाँ पर ना एक डे होता है। जैसे हमने अभी 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। बिल्कुल इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के द्वारा और भी बस बहुत सारे डेज हैं जिनको सेलिब्रेट किया जाता है। और जरूरी नहीं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ज्यादा चर्चा में रहता तो इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके अलावा जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो यहाँ पर उनके रिगार्डिंग आपको आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये जून महीने का कैलेंडर है, तो उसको जब तक ये जून महीना चलेगा शुरुआत हम इसी से करेंगे, ताकि कि आपकी बार बार रिवीजन हो जाए कि कौन सा डे जो है हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तारीख को। ओके, जैसे पहले नंबर पर यहाँ पर 1 जून की बात करें, ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स। यहाँ पर 2 तारीख को कुछ नहीं है। 3 तारीख को यहाँ पर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है। 4 तारीख को यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ यहाँ पर एग्रेशन। ओके, यहाँ पर जो एग्रेशन का शिकार है बच्चे, उनके लिए यहाँ पर इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 5 तारीख को सबको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर हम सेलिब्रेट, इसके बारे में अभी डिटेल में हम चर्चा भी करेंगे कि इस बार का सिनेरियो क्या रहा। और 6 तारीख को जो है 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंटरनेशनल डे है और वर्ल्ड लेवल लेवल पर सेलिब्रेट हो रहे हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 7 तारीख को यहाँ पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। 8 तारीख को वर्ल्ड ओशियन डे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। आगे बढ़े तो यहाँ पर 12 तारीख को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ओके, उसके बाद 13 तारीख को इंटरनेशनल एब्लिविजम अवेयरनेस डे। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 14 तारीख को यहाँ पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। उसके बाद 15 तारीख को है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ओके, तो उसके बाद 16 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। और 17 तारीख को यहाँ पर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। 18 तारीख को यहाँ पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। उसके बाद है यहाँ पर 19 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट। और 20 तारीख को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे रहता है। 21 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये तो देखो, जब से मोदी सरकार बनी तब से ये नया दिन हमने यहाँ पर 21 जून को सेलिब्रेट करना शुरू किया है। सबसे पहला कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करना। तो अभी लेटेस्ट जो हुआ है पिछले साल, वो कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ, तो इसके बारे में भी आंसर करना कमेंट बॉक्स में। तो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिस। ओके, तो यहाँ पर ये भी दोनों डेज यहाँ पर आते हैं 21 तारीख को। आगे बात करें 23 तारीख को,
यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल विडोज डे। तो 2 दिन है जो कि हम 23 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। और 25 तारीख को यहाँ पर डे ऑफ द सी फेरर। और यहाँ पर 26 तारीख को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। ओके, तो इनके लिए भी 26 तारीख का दिन जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। 27 तारीख को है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे। छोटी जो एमएसएमई जो कंपनीज, उनके लिए भी 27 तारीख का दिन हम यहाँ पर उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं। 29 तारीख को यहाँ पर है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। और 30 तारीख को है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म। ओके, तो अभी ये सारे डेज आपको आपकी रिवीजन होनी चाहिए बार बार। तो डेली बेसिस पे शुरुआत यहाँ पर 2 मिनट लगा के इसी से करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकले के चांसेस हैं। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ यहाँ पर डेट पूछी जाएगी और यहाँ पर डे पूछा जाएगा कि क्या कौन सी डेट को कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। बार बार रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अभी है जनरल स्टडीज 2 का यहाँ पर टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो अभी जो टॉपिक का नाम है वो है तिएनमेन स्क्वायर मैसेकर। तो ये क्या चीज है, अभी ये न्यूज में आया। तो न्यूज में क्यों आया? न्यूज में इसलिए आया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हांगकांग शहर में। ओके, तो हांगकांग में यहाँ पर एक पार्क है जहाँ पर वो इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर एक कैंडल लाइट मार्च उन्होंने निकालना था। तो यहाँ पर कैंडल लाइट मार्च हर साल यहाँ पर निकाला जाता है। ओके, तो क्यों निकालना था? क्योंकि यहाँ पर जो चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग, तो वहां पर यहाँ पर कुछ साल पहले बहुत यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स को मारा गया था। ओके, तो उनको टैंकों तले जो ना कुचल कर मार दिया गया था। ओके, तो ये मतलब इतना खतरनाक मतलब तशद्दुद जो था स्टूडेंट्स के ऊपर चाइना की सरकार के द्वारा किया गया था बीजिंग में। बीजिंग कैपिटल है चाइना की। ओके, तो ये तिएनमेन स्क्वायर जो है ये इलाका है, ये जगह है जो कि बीजिंग में ही पड़ती है। ओके, तो अभी पूरा डिस्कस करते हैं क्या क्या इसके और भी नाम है। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन खराब ना हो जाए, और दूसरी ओर यहाँ पर कोरोना वायरस था जिसके चलते यहाँ पर मना किया गया कि कैंडल लाइट मार्च आप नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर हांगकांग की बात करें, हांगकांग जो है ये चाइना का ही हिस्सा है। सिर्फ यहाँ पर बात यह है कि इसको यहाँ पर ऑटोनॉमस जो है स्टेटस दिया हुआ है चाइना की तरफ से। ये ऑटोनॉमस सिटी है, अपना मतलब संचालन ये खुद करते हैं। लेकिन हाल ही में इनकी जो डायरेक्ट इलेक्शन की जो सीट्स हैं टोटल, उसमें यहाँ पर संशोधन कर दिया गया है बीजिंग की तरफ से, जिसके चलते यहाँ पर कुछ साल, 1 साल पहले भी काफी प्रदर्शन हांगकांग में हुए थे कि आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हांगकांग के लॉज के खिलाफ, लेकिन अभी कर दी गई। ओके, तो अभी देखो तिएनमेन स्क्वायर मैसेकर के बारे में अगर पढ़े तो यहाँ पर इसको तिएनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट भी कहते हैं और जून 4th इंसिडेंट भी इसको कहते हैं इन चाइना। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट लेड डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी तिएनमेन स्क्वायर, यहाँ पर एक जगह है बीजिंग में। तो यहाँ पर 1989 में ऐसे यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट जो था वो हुआ था बीजिंग में, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी उसके खिलाफ। कारण क्या थे, कारण के बारे में आगे आपको डिस्कस करूंगा मैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बात करें कि तिएनमेन स्क्वायर मैसेकर इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी थी, ट्रूप्स थे, जो सेना थे, ओके, तो यहाँ पर उनके उनके पास राइफल्स थी। ओके, तो यहाँ पर टैंक्स के साथ वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, तो उनके ऊपर सीधे सीधे गोलियां उन्होंने चला दी। ओके, तो मतलब कि जो भी यहाँ पर लग रहा था कि जो तिएनमेन स्क्वायर को ब्लॉक कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स, जो प्रदर्शनकारी है, तो मिलिट्री ने वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये 15 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर सप्रेस कर दिया गया था इसको जून 4 तक, मतलब कि दबा दिया गया था इस आंदोलन को कि आंदोलन जो है आगे ना बढ़ पाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ जो था यहाँ पर लगा दिया, मिलिट्री लॉ लगा दिया इस एरिया में। यहाँ पर जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो लद्दाख के क्षेत्र में भी अब इसी को भेजते हैं पीएलए। चाइना अपनी आर्मी को ये नाम देकर पुकारता है पीएलए करके, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो यहाँ पर इनको भेजा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है अपने कंट्रोल के अंदर करो, जैसे भी करना है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बीजिंग का जो हिस्सा है उसको अपने कंट्रोल में ले लीजिए। तो यहाँ पर डेथ का जो टॉल यहाँ पर बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पर 100 से लेकर हजारों की जनसंख्या में यहाँ पर जो है लोगों की मृत्यु हुई है इस इंसिडेंट में, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जख्मी भी हुए थे। और इसी का इसका जो दूसरा नाम यहाँ पर इसको पॉपुलर नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, जो कि बीजिंग प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर इसको शुरू हुआ। और इसको 89 डेमोक्रेसी मूवमेंट भी बोलते हैं और यार तिएनमेन स्क्वायर इंसिडेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ओके, तो टैंक को तले मतलब कुचल कर मारा गया था, तो ये सिनेरियो था उस समय। ओके, तो यहाँ पर टैंक्स के द्वारा भी यहाँ पर गोले फायर किए गए थे इन लोगों के द्वारा, इस तरीके से इन लोगों को मारा गया था। तो कारण क्या थे? तो कारण ये यहाँ पर 6 कारण थे कुल। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण है कि यहाँ पर हु याओबैंग यहाँ पर एक लीडर थे,
इन्हीं के यहाँ पर जो डेमोक्रेसी के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस करते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो लेकर आनी है चाइना में। और दूसरा कारण यहाँ पर था कि यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म भी उस समय लेकर आ रही थी चाइना की सरकार, कि इकोनॉमी को किस तरीके से चलाना है। ओके, तो यहाँ पर सप्रेस करने की बात चल रही थी कि इकोनॉमी को सप्रेस करना है, मतलब सस्ते दामों पर चीज निकालनी है, जिसको हम यहाँ पर डंपिंग भी कहते हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म ये 1990s के समय लेकर आए थे। अगर मैं बात करूँ ना, जो इंडिया का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था और चाइना का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो दोनों यहाँ पर बराबर थे 1990s में, अगर मैं 1990-91 की बात करूँ तो। लेकिन अभी अगर बात करें तो चाइना 10 गुना आगे निकल चुका है भारत की इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसके मुकाबले में। तो यहाँ पर उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म वो भी लेकर आए थे और 1991 में हमारे यहाँ पर भी आए थे। तो हमारे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी के हिसाब से फायदा हुआ, उनकी वहां पर यहाँ पर उनकी इकोनॉमी के हिसाब से फायदा हुआ। तो यहाँ पर लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म उनके भी खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तीसरा यहाँ पर था महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो महंगाई यहाँ पर हर एक देश का यहाँ पर जो मुद्दा रहता है महंगाई, तो लोग उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हैं कि महंगाई नहीं कंट्रोल जो है की जा पा रही है सरकार की तरफ से। चौथा यहाँ पर है पॉलिटिकल करप्शन भी यहाँ पर होनी शुरू होगी। तो एक ही तो यहाँ पर पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो पिछले 70-71 साल से वही रूल कर रही है। तो यहाँ पर किसी और पार्टी को जगह ही नहीं दी जाती। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं कहता चाइना का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कि किसी और पार्टी को यहाँ पर जगह दी जाए। जैसे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएस में टू पार्टी सिस्टम है, लेकिन चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी का सिस्टम है। उसी में से लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन इसी चलते यहाँ पर पॉलिटिकल करप्शन भी बढ़ता जा रहा था। और पांचवें नंबर पर बात करें नेपोटिज्म, मतलब कि मतलब जो एक राजा बन गया तो राज्य का बेटा ही आगे राजा बन रहा है। तो मतलब एक ही पार्टी में भी इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो चल रहा था। और यहाँ पर छठे नंबर पर बात करें कि थर्ड वेव उस समय चल रही थी डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी लेकर आओ चाइना में। डेमोक्रेसी जैसे भारत में डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करना है चाइना में भी। ओके, तो देखो अभी भी हम कहते हैं चाइना में एक पार्टी रही है, उसको उसका फायदा ये मिला है कि उस जो भी काम जिस भी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर सेक्टर के ऊपर चाइना ने काम किया तो अच्छे से किया है। उसको लगा है यहाँ पर 30-40 साल का समय लगा, लेकिन अच्छे से वो ग्रो कर गया। ओके, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। एक अगर वहां पर सिंगल पार्टी भी रूल रहा है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पर रही है, जिसके चलते वहां पर अच्छे से वो आगे बढ़ते गए। लेकिन भारत के क्षेत्र में यहाँ भी उस समय से लेकर आगे काफी समय तक, अगर 2014 तक की भी बात कर लो, तो यहाँ पर कॉलिशन गवर्नमेंट चली है। ओके, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार बनी थी 1998, तो वो भी कॉलिशन गवर्नमेंट थी। ओके, उससे पहले भी यहाँ पर 1991 के बाद जितनी भी सरकारें बनी कॉलिशन गवर्नमेंट बनी है। ओके, तो उनकी उसके चलते यहाँ पर स्टेबिलिटी की मतलब कहीं ना कहीं आंच आई, स्टेबिलिटी कम हुई यहाँ पर भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा पीछे रह गए। ओके, जो रिफॉर्म्स आने चाहिए थे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती थी। कब किसी की सरकार गिर जाए, कब किसकी सरकार आ जाए, तो ये सिचुएशन थी भारत में। हालांकि हम यहाँ पर हमारे लोगों के पास जो राइट्स है ना डेमोक्रेसी के, तो उसके मुकाबले में चाइना से बहुत अच्छी हैं। ओके, तो यहाँ पर इतने खास कोई राइट्स नहीं है चाइना के लोगों के पास। जितनी भी यहाँ पर जमीन है चाइना में वो सरकार की जमीन है। सरकार जब चाहे किसी को भी उठाकर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकती है। कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता कि मेरी जमीन लेकर वहां पर कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है। ओके, तो यहाँ पर कम्युनिज्म चलता है जो है संपूर्ण तौर पर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इंडिविजुअल के पास जो आप जमीन खरीदते हो तो आप ही के पास उसका जो है दायित्व रहता है, आप ही के पास उसकी रजिस्ट्री रहती है। तो आपसे अगर ली जाती है तो यहाँ पर लीगल राइट के तौर पर ली जाती है। अगर यहाँ पर कोई हाईवे निकालना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो आपको उसका मुआवजा जो है मिल जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ कारण रहे हैं तो जिसके चलते लोग चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी आए। तो लेकिन चाइना की सरकार उस समय खिलाफ थी डेमोक्रेसी की, कि नहीं डेमोक्रेसी किसी भी हाल में नहीं आएगी। हालांकि अभी भी वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, लेकिन फुल फ्लैज डेमोक्रेसी नहीं जैसे भारत में है। आगे यहाँ पर बात करें तो GS3 का टॉपिक है। टॉपिक्स यहाँ पर है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो स्कीम। तो ये अभी RBI लेकर आई है ये स्कीम। तो अभी सुबह हमने एडिटोरियल पे डिस्कस किया था वहां पर। ओके, तो अभी डिटेल में देखते हैं कि क्या है स्कीम। तो ये न्यूज में इसलिए कि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पर एक अलग से एक विंडो ओपन की है यहाँ पर ऑन टैप लिक्विडिटी स्कीम के तहत, विंडो ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो स्कीम के तहत। तो जो यहाँ पर चाह रहे हैं कि जो एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है सेकंड वेव के चलते पैंडेमिक के, तो यहाँ पर जिस जिस भी सेक्टर में, यहाँ पर खास तौर पे यहाँ पर बात करें और सर्टेन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। ओके, तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर किसी भी सेक्टर की सॉरी बात नहीं हो रही। तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर कौन से है तो यहाँ पर उसके बारे में आगे बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है रिलीफ पहुंचाना है इन सेक्टर्स में। तो इसके चलते यहाँ पर 15,000 करोड़ जो है वो एज ए लिक्विडिटी जो है प्रोवाइड किया जाएगा 31 मार्च 2022 तक। मतलब कि जब तक हमारा ये 2021-22 का जो फिस्कल ईयर खत्म नहीं हो जाता।
और आगे फर्दर ये 3 साल के टेन्योर तक ये चलता रहेगा। 15,000 करोड़ इस तरीके से अगले आने वाले 3 सालों में भी बांटे जाएंगे। कुल रकम यहाँ पर 15,000 होगी। तो अगर स्कीम की बात करें तो यहाँ पर स्कीम के तहत क्या होगा, जो बैंक है, ओके, तो यहाँ पर वो फ्रेश लैंडिंग सपोर्ट जो है ना, जो पैसा लोन पे देते, तो यहाँ पर फ्रेश तौर पर पैसा लोन पे दिया जाएगा। किनको सपोर्ट करेंगे? सबसे पहली बात कर रहे हैं जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बात करें, इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि जब से लॉकडाउन, पिछले साल नेशनल लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में अच्छे से ये खुल ही नहीं पाए। ओके, तो इनकी मतलब काफी नुकसान में ये चल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बैंकों को यहाँ पर किनको यहाँ पर फ्रेश लैंडिंग सपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा, जो एंटाइटीज टूरिज्म के साथ रिलेटेड है, जैसे ये ट्रेवल एजेंट्स हो गया, ओके, टूर ऑपरेटर्स हो गया, एडवेंचर और हेरिटेज फैसिलिटीज हो गया, तो ये सभी यहाँ पर सबको धक्का लगा है, सबको यहाँ पर बेनिफिट पहुंचे। शुरुआत करें दोबारा से अपने बिजनेस की, तो इस तरीके से पैसा पहुंचाया जाएगा, ओके, लोन के रूप में। इसके अलावा बात करें एविएशन एंसिलरी सर्विसेज, तो यहाँ पर ग्राउंड हैंडलिंग एंड सप्लाई चेन, ओके, तो एविएशन के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज है, जैसे आप ड्रोन वगैरह चलाते हो या फिर जो हवाई ट्रांसपोर्ट जो है, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग, ओके, तो यहाँ पर भी धक्का लगा है इस सेक्टर में, तो उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा बात करें जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं या कार रिपेयर सर्विसेज हैं, या फिर कोई कार अगर रेंट पे दे रहा है तो यहाँ पर उसकी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो इवेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर जो स्पा क्लिनिक्स हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे क्लिनिक्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर भी आप टूरिज्म के सेक्टर में कहीं पर भी आप घूमने जाते हो, तो वहाँ सब जगह धक्का लगा है। तो यहाँ पर ये सब लोग जो है यहाँ पर पैसा लोन पे ले सकते हैं, यहाँ पर फ्रेश लैंडिंग सपोर्ट मिल सकती है इनको। आगे बात करें जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, ओके, सैलून्स वगैरह हैं, ओके, और इसके अलावा जो छठे नंबर पर बात करें कि बैंक्स को यहाँ पर इजाजत दी गई है कि वो अपना जो सरप्लस लिक्विडिटी है ना, तो यहाँ पर अप टू द साइज ऑफ लोन बुक, तो यहाँ पर वो इसी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर आरबीआई के पास वो अपना जो है सरप्लस लिक्विडिटी जो है वो पार्क कर सकते, रख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर जो सरप्लस, अगर बात करें कोई भी कमर्शियल बैंक अपनी पैसा रखता है आरबीआई के पास, तो यहाँ पर वो रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से होता है। जब यहाँ पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं लोन के रूप में, तो यहाँ पर वो रेपो रेट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर 40 बेसिस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर पहले जो रिवर्स रेपो रेट था, तो उससे यहाँ पर 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा यहाँ पर जो है चार्जेस यहाँ पर कमर्शियल बैंकों को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब कमर्शियल बैंकों का सरप्लस लिक्विडिटी पैसा आरबीआई के पास पार्क किया जाएगा, रखा जाएगा, तो इसके मुकाबले में कमर्शियल बैंकों को यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर 40 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर ज्यादा कह रहे हैं कि मिलेगा, जो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट रखा होगा। तो अभी ये 4.90% के आसपास जो है ये रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। अगर रेपो रेट की बात करूँ तो वो 4% के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं की गई। अभी परसों ही मीटिंग हुई है आरबीआई की, तो उसमें उसने साफ कह दिया है कि अनचेंज रहेगा आरबीआई का जो यहाँ पर रेपो रेट है। जो यहाँ पर पहले पॉलिसीज चलती आ रही तो उसे वैसे ही रहेगी, तब तक रहेंगी जब तक इकोनॉमी अच्छे से बूम पे नहीं आती। तो अभी रेपो रेट की बात करें तो इसका मतलब यही है, वो रेट जहां पर जो कमर्शियल बैंक जो है ना, वो यहाँ पर सेंट्रल बैंक से पैसा जो है वो उधार लेते हैं। द रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक। ओके, तो अपनी जो सिक्योरिटीज हैं सेंट्रल बैंक को बेचते हैं, तो यहाँ पर पैसा उधार लेते हैं अपनी कंट्री में। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक जो होता है इंडिया का, तो वही यहाँ पर मेंटेन करता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर जो है रेपो रेट को कई बार बढ़ा देता है, कई बार कम कर देता है। तो जैसे मार्केट की अगर बात करें, बैंकिंग प्रणाली की बात करें कि वहां पर कितना पैसा लिक्विडिटी में रखना है, यहाँ पर जो कि महंगाई को हम कंट्रोल करके चल पाए, तो यहाँ पर एक तरीके से ये लिक्विडिटी को जो मेंटेन करना ना, एक तरीके से टूल है आरबीआई के पास कि महंगाई को जो है कंट्रोल किया जा सके। जैसे अगर मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि कोई प्रोडक्ट एक है, लेकिन यहाँ पर उसको कंज्यूम करने वाले दो हैं, तो क्या होगा, दोनों कहेंगे कि मुझे प्रोडक्ट वो मिलना चाहिए, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर जो दुकानदार है वो बेचेगा नहीं, वो बोलेगा कि जो मुझे ज्यादा दाम दे देगा मैं उसको दे दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एक वस्तु प्रोडक्ट जिसका एक दाम एक यहाँ पर था कि ये पर्टिकुलर दाम है, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर प्राइस देना पड़ रहा है, कहने का मतलब महंगाई हो गई है। तो यहाँ पर दो रीजन हो गए, तो ये रीजन हो गया। दूसरा, जब यहाँ पर सप्लाई शॉर्टेज हो जाए, तो यहाँ पर डिमांड ज्यादा हो जाए, तब भी यहाँ पर जो है महंगाई बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पैसा खींच लेता है आरबीआई मार्केट से, ताकि लोगों के हाथों में पैसा कम रहे और यहाँ पर ओवर डिमांड ना ये यहाँ पर प्रोड्यूस करे। ओके, जहाँ जो कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जब यहाँ पर महंगाई लगता है कंट्रोल पे आ गई, फिर यहाँ पर रेपो रेट को यहाँ पर थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो अभी कम ही रखा है, इसलिए रखा है कि यहाँ पर कोई आम बंदा जाए, बोरोवर जाए, बैंकों के लोन उठाए बैंकों के पास से, यहाँ पर काम लगाए, कोई भी अपना जो भी एक्टिविटी करना चाह रहा है, रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, खोले उसको, ताकि डिमांड क्रिएट हो। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना है।
रिवर्स रेपो रेट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना सरप्लस पैसा जो है पार करते हैं आरबीआई में, और उसके मुकाबले भी उनको जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। और ये भी यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट की बात करेगी, ये भी एक मैकेनिज्म है लिक्विडिटी को यहाँ पर अब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, मार्केट में तो अगर जब ये भी बढ़ेगा तो यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर अगर इसमें फ्लक्चुएशन होती है तो यहाँ पर इसके चलते भी नुकसान जो है यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी जो बोरिंग पावर है इन्वेस्टर्स की, तो उसको यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, या अगर अब यहाँ पर लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब किया जाता है मार्केट में से। आगे बात करें, व्हेन आरबीआई बोरोस मनी फ्रॉम बैंक्स व्हेन दे देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ओके, तो जैसे शुरुआत में बोला मैंने, द बैंक्स बेनिफिट आउट ऑफ इट बाय रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर देयर होल्डिंग्स विद द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पर बैंकों को इंटरेस्ट रेट मिलता है सेंट्रल बैंक से, जो यहाँ पर पैसा उन्होंने पार किया होता है सेंट्रल बैंक के पास। आगे बात करें सी एसएलआर और सीआरआर। तो सीआरआर यहाँ पर क्या है, इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये मिनिमम प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है यहाँ पर, जो यहाँ पर किसी भी बैंक डिपॉजिट की अगर बात करें, ओके, टू बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। ओके, जो कि किसी भी बैंक के द्वारा कैश में जो यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज जो रखी जाती है पैसों की, जो बैंक डिपॉजिट जो पैसा होता है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो कितनी है किसी बैंक की, कितना मिनिमम जो कैश है यहाँ पर रिजर्व करके रखा हुआ है किसी बैंक ने, जो डिपॉजिट में जो पैसा आया है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर एसएलआर की बात करें, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये भी यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज होती है डिपॉजिट की दैट बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, तो यहाँ पर जैसे चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, इसके अलावा डॉलर के अलावा डॉलर हो गया, इसके अलावा और भी जो भी कमोडिटी जहाँ पर जो है सिक्योरिटीज को आप जो है रख सकते हो अपने पास, तो यहाँ पर उसकी भी बात करेंगे, उसका यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट का कितना है किसी बैंक के पास। तो यहाँ पर गोल्ड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, यहाँ पर और जो अप्रूव्ड सिक्योरिटी उसके उसके फॉर्म में, उसको यहाँ पर बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और आगे बात करते हैं यहाँ पर फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में FHRAI भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये एपेक्स बॉडी है। ओके, तो एक केंद्रित बॉडी है। तो यहाँ पर किसकी केंद्रित बॉडी है, ऑफ द 4 रीजनल एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री मतलब जो ये रेस्टोरेंट्स और होटल्स की जो यहाँ पर बात करें, जो आपको मतलब सर्विस प्रदान करते हैं कि आपको रहने के लिए रूम चाहिए, खाना चाहिए, तो ये सब सर्विसेज आपको रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह में मिलती है। तो इसी को यहाँ पर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है हम बोलते हैं, ध्यान रखें इसका। इसको बनाया गया था राय बहादुर MS ओबराय के द्वारा। तो यहाँ पर कब बनाया गया था, यहाँ पर 6 अक्टूबर 1950 की बात करें तो बहुत पुराना ही ये फेडरेशन। तो यहाँ पर HRN की बात कर रहे हैं, हैज कम ए लॉन्ग वे इन द सर्विंग द कॉज ऑफ द हॉस्पिटल इंडस्ट्री इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इस ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा खासा काम किया। तो यहाँ पर इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लें। और अभी बात करते हैं हम यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, 2021 में अभी जो सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ पर 5 जून को हर साल जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं कि वृक्ष लगाने हैं। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है वृक्ष लगाने की। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वृक्ष लगाकर आपने छोड़ दिया, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर एक सेरेमनी होती है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कितने पौधे लाए गए, लेकिन उसको लगाया नहीं जाता। सिर्फ यहाँ पर सेरेमोनियल यहाँ पर एक्टिविटीज की जाती हैं, एक आधा पौधा लगा दिया जाता है, बाकी कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। तो ये सिनेरियो ऐसा रहता है, ये गलत बात है। तो यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लोगों को याद दिलाना है कि क्या इंपॉर्टेंस है नेचर की। तो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, इसको लोगों को बचाने के लिए नेचर यहाँ पर जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो उनकी यहाँ पर वैल्यूज को हमें रेस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो होस्ट है इस साल की और जो थीम है यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 का, तो यहाँ पर जो थीम है तो यहाँ पर वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ध्यान रखें, 2021 का जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओके, तो यहाँ पर इकोसिस्टम पूरे को उसको रिस्टोर करना है किसी ना किसी तरीके से। और आगे बात करें कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, प्रिवेंटिंग, हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग दिस डैमेज टू गो फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग नेचर टू हीलिंग इट। जो हमने तबाही मचा दी है पेड़ों को काट कर, ओके, जो जिसकी वजह से कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर कार्बन सिंक के तौर पर हम पेड़ों को देखते हैं कि कार्बन की अमाउंट को वो सिंक कर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं तो कार्बन ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका बहुत फायदा है हमारे नेचर में। तो यहाँ पर जो हमने डैमेज पहुंचा दिया उसको दोबारा से हमें हील करना है, अपनी नेचर को, अपनी कुदरत को। तो यहाँ पर उसी को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बच के चलना है कि और पेड़ नहीं काटने हैं, जो काट दिए उसके बकायदा 4 पेड़ लगाइए। ओके, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है अभी इस बार का होस्ट है इस डे का, विद द UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। तो ग्लोबल होस्ट है यहाँ पर जो इस साल जो डे बनाया गया।
और इस इवेंट को यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो मिली है वो 143 कंट्रीज की मिली। तो यहाँ पर हर साल 143 कंट्रीज जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं इस इवेंट में। ध्यान रखें, हर एक फिगर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आगे बात कर रहे हैं कि जो बैकग्राउंड जो है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया था 1972 में। तो पहली बार जब हमने यहाँ पर जो है इस डे को सेलिब्रेट किया गया था, विच वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है, ये भी यहाँ पर इसका पहला दिन जो था ह्यूमन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग बनाया गया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कहाँ की जगह है, कौन से देश का ये शहर है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर को हुई थी, इसका आंसर भी करें कमेंट बॉक्स में। आगे यहाँ पर बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, तो यहाँ पर इसकी अगर बात करें तो ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उनमें से यहाँ पर एक है यूएनजीए। ओके, तो यहाँ पर एक मेन डेलिबरेटिव के तौर पर, ये पॉलिसी मेकिंग के तौर पर यहाँ पर बात करती है। तो एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो ये देखो 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। तो यहाँ पर जो कि 1945 को स्टैब्लिश किए गए थे, यूएन जब बनाया गया था उस समय। तो इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जनरल असेंबली है, तो यहाँ पर इनके ऊपर लगेगा यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल आ गया, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, तो इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया और सेक्रेटरीट हो गया। तो ये 6 प्रिंसिपल अदारे हैं, ध्यान रखें। ओके, यूएन के अंतर्गत जो काम करते हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो इनिशिएटिव जो है, इसका मेन मकसद जो है इस मिशन का यही है कि बायोडाइवर्सिटी को दोबारा से यहाँ पर स्थापित करना है और यहाँ पर कंजर्व करना है। यहाँ पर जो इंडियन साइंस है, पॉलिटी है, सोसाइटी जो अटेंशन है उसको कि आप इसके ऊपर फोकस करो, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। और अगर मिशन की बात करें, इसको यहाँ पर विजुअलाइज किया गया है टू बी एन इंक्लूसिव एज पॉसिबल विद कंपोनेंट्स दैट इन्वॉल्व साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट यहाँ पर किया जा रहा है उनके द्वारा। एनजीओज की बात करें तो उनके द्वारा भी यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया जा रहा है, नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी, ताकि जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है फोकस किया जाए, ह्यूमन की वेलबींग के ऊपर फोकस किया जाए। आसपास सही रहेगा, वनस्पति सही रहेगी, तभी ह्यूमन सही रहेगा। और आगे बात करें जो यहाँ पर लोग जो ऐसे जो हु विल पावर द मिशन विल इंक्लूड, यहाँ पर सभी साइंटिस्ट जो भारत के हैं, फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, आम जो शहरी है जिसको जिंदगी मिली हुई है। तो यहाँ पर ये सबका दारोमदार है कि यहाँ पर इस मिशन के ऊपर, इस मिशन को हमने यहाँ पर संपूर्ण करना है। तो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं वो हमें करनी है। तो जिंदगी में अगर आप 2 काम कर जाते हो, तो एक तो यहाँ पर अगर आप कोई पेड़ लगा जाते हो तो वो भी आपकी याद दिलाता रहेगा आपके वंशज को कि ये मतलब हमारे दादा ने या बाप ने लगाया था, तो अभी कितना बड़ा हो गया। तो मतलब याद आते रहोगे आप। तो दूसरा, अगर आप कोई किताब लिख देते हो तो तब भी दुनिया आपको याद रखती है कि ये किताब इन प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिंदगी के लिए। और आगे बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। तो यहाँ पर ध्यान रखें, 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तौर पर हम मनाते हैं। और इस साल का जो थीम है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इसका भी थीम याद रखें। और अभी बात करते हैं आईएनएस संधायक के बारे में। ओके, तो अभी ये न्यूज में क्यों है? तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो ये जो शिप है, ओके, तो यहाँ पर इसका जो काम है वो है यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना। ओके, हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर पूरा नाम है इसका आईएनएस संधायक है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी इसको रिटायर कर दिया गया। 40 साल की सर्विस है इसकी, 40 साल इसने यहाँ पर देश की सेवा की है। और अभी जो है नावल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में इसको रिटायर कर दिया गया है, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इट्स क्लास इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ड, तो यहाँ पर भारत की तरफ से ही ये बनाया गया, खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया हुआ था। अगर इसकी बैकग्राउंड के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर इसको सबसे पहले जो यहाँ पर कंसेप्चुलाइज किया गया था यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप को, तो ये किया गया था द चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो चीफ हाइड्रोग्राफर थे उस समय के, जिनका नाम था रियर एडमिरल एफ.एल. फ्रेजर। ओके, तो यहाँ पर जो डिजाइन बाद में फाइनलाइज हुआ, तो यहाँ पर हुआ नेवल हेडक्वार्टर्स एंड द कंस्ट्रक्शन बिगन एट द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, GRSE इसको बोलते हैं। ये भी पब्लिक सेक्टर यहाँ पर यूनिट है भारत सरकार का। तो ये कोलकाता में है ये। ओके, तो 1978 की यहाँ पर बात करें कि तब जाकर ये डिजाइन इसका फाइनलाइज हुआ, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इसकी शुरुआत हो गई उसकी।
और इसको कमीशन किया गया था भारतीय नेवी में 1981 को। ओके, 1981 में ये कमीशन हुआ था, 1978 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। और जो जो यहाँ पर देश को यहाँ पर सर्विस देकर गया है ये जहाज, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोग्राफर्स के तौर पर जो यहाँ पर नेवी के हाइड्रोग्राफर्स होते थे उसको उनको यहाँ पर बहुत मदद दी है इसने। तो एक तरीके से यहाँ पर फाउंडेशन स्थापित की है फॉर ए कंप्लीट हाइड्रोग्राफिक कवरेज ऑफ द पेनिनसुलर वाटर। तो देखो, भारत का जो कोस्टल लाइन है ना, वो यहाँ पर जो बॉर्डर है कोस्टल लाइन का, वो 7500 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर है। मतलब इतनी लेंथ है हमारी कोस्टल एरिया की। तो आगे समुद्र में जब जाओगे तो वहां पर भी ये देखना पड़ता है कि जो जहाज है वो कहाँ तक आ सकते हैं। जो यहाँ पर आर्म जो नॉर्मल जो जहाज होते हैं, जो व्यापार के जहाज करते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, तो उतना ही वो उनको नीचे जाना पड़ता है पानी के। तो कोस्टल एरिया की भी यहाँ पर ना पूरी अच्छे तरीके से हमें स्टडी करनी पड़ती है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना पड़ता है कि कौन सा जहाज कहाँ तक हम लेकर आ सकते हैं। ऐसा ना हो कि जहाज हमने ऊपर से तो देख लिया पानी है, तो लेकिन नीचे से हो सकता है कि सतह भी यहाँ पर जो है काफी ऊपर आ चुकी हो। अगर वो ऊपर आ चुकी है तो यहाँ पर वो जहाज वहां पर फंस सकता है, तो नुकसान हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर देखा जाता है। ज्यादातर आप देखोगे तो भारत का जो वेस्टर्न फ्रंट है, अरेबियन सी वाला फ्रंट, तो वहां पर ट्रेड ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर भी जो ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात आ जाती है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पर ज्यादा गहरा है। लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया है तो वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतना गहरा नहीं है। ओके, तो वहां पर देखोगे आपकी ईस्टर्न इंडिया वाले साइड जो देखोगे आपको डेल्टा काफी मिलेंगे। तो कृष्णा नदी पे यहाँ पर डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, जिसके चलते कॉन्टिनेंट शेल्फ थोड़ा ऊंचा है, ऊपर ऊपर है। यहाँ पर शिपिंग करनी इतना आसान नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर गिने चुने पोर्ट्स हैं। ज्यादा पोर्ट्स आपको वेस्टर्न साइड वाले पास जो है साइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर बात करें, सक्सेस ऑफ आवर डिजाइन पेव्ड द वे फॉर ऑल सर्वे शिप्स इन वेरियस मॉडिफिकेशन। तो आने वाले समय में मॉडिफिकेशन भी की गई धीरे धीरे। इसके अलावा बात करें, शिप हैड अंडरटेकन अप्रोक्सीमेटली 200 मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। 200 के आसपास यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्विस इसके द्वारा किए गए। ये पता लगाया गया पानी की यहाँ पर गहराई कितनी है, कहाँ पर पानी का लेवल कितना है, क्या क्या यहाँ पर जो है सिनेरियो है यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सर्वे के हिसाब से। तो ये सारी रिपोर्ट्स ये देता है। ओके, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे छोटे मोटे सर्वे इसने यहाँ पर किए हैं, ईस्ट वाली साइड भी और यहाँ पर वेस्ट वाली साइड भी, दोनों साइड यहाँ पर जो कोस्टल एरिया पड़ता है दोनों साइड यहाँ पर किए। इसके अलावा जो अंडमान का जो समुद्र पड़ता है और जो आसपास की जो पड़ोसी कंट्रीज, तो वहां पर भी मतलब इसने जो है अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है सभी। सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑपरेशन पवन के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पवन ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सारोंग ध्यान रखिएगा, और ऑपरेशन रेनबो जो है ना वो ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन की है जो हमारे अलग अलग ऑपरेशन चले हैं। जैसे ऑपरेशन पवन की बात करें तो ये पीस कीपिंग फोर्स हमने भेजी थी श्रीलंका में 1987 में। तो यहाँ पर क्यों भेजी थी? क्योंकि यहाँ पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, तो लिट्टे करके यहाँ पर अलग से एक संगठन चल रहा था जिसने जो नॉर्दर्न श्रीलंका था उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था। तो ये तमिल लोग थे। तमिल के यहाँ पर एक लीडर थे जिनका नाम था प्रभाकरन, जो कि पिछले काफी लंबे समय से 1970 से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर हथियार इनके पास थे। तो श्रीलंका की सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको मतलब जहां पर इन्होंने कब्जा किया वो वहां से निकालकर अलग से बाहर फेंक दें। तो अपना बैंक इन्होंने वहां पर बनाया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर ये एक अलग मुल्क यहाँ पर बना रहे थे। मतलब उनका कब्जा काफी देर का था कि अलग मुल्क यहाँ पर है हमारा तमिल। जरा यहाँ पर जो श्रीलंका में जो तमिल्स के ऊपर अत्याचार हुआ था उसके रिगार्डिंग मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट के रूप में ये संगठन बना दिया गया प्रभाकरन के द्वारा। तो अभी उन्हीं को शांत करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर राजीव गांधी के द्वारा भेज दी गई, और इन्हीं का गुस्सा निकालते हुए यहाँ पर 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई साउथ इंडिया में। ओके, तो यहाँ पर प्रभाकरन के द्वारा ही हत्या की गई थी राजीव गांधी की, कि आपने पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर हमारे ही खिलाफ क्यों भेज दी। तो यहाँ पर वैसे ही तमिलियंस का जो है हक लेने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके, तो ये उस समय ऑपरेशन पवन जब हुआ था तो वहां पर भी ये जो हमारा आईएनएस जो इसका नाम है क्या नाम है इसका, आईएनएस संधन है संधायक। ओके, तो यहाँ पर इसने भी यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशन सारोंग हुआ था और ऑपरेशन रेनबो हुआ था। ओके, तो ये दो ऑपरेशन हुए थे। कब हुए थे? जब 2004 में भयानक सुनामी आई थी हमारे चेन्नई वाली साइड में, अंडमान वाली साइड में, श्रीलंका वाली साइड में। तो उस समय भी यहाँ पर ये दो ऑपरेशन चलाए गए थे। उस समय भी यहाँ पर जो आम लोगों को जो सहायता देनी उसके लिए भी यहाँ पर इसने अच्छा खासा असिस्टेंस दिया था उस समय। 2004 के बाद की बात करें, 2004 में दिसंबर महीने में सुनामी आई थी। और आगे बात करें तीसरे नंबर पर कि यहाँ पर एक
जॉइंट इंडो यूएस HADR एक्सरसाइज जो होती है उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया है, शुरुआती पार्टिसिपेट इसने किया है, पहली बार किया है। और इस एक्सरसाइज का नाम था टाइगर ड्रम। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज जो है ये इस बार कहां पर हुई है? ओके, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आगे देखो, आगे बात करें यहाँ पर INS संधाय के बारे में, इसको J18 भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक लीड शिप है संधाय क्लास ऑफ सर्वे शिप्स का, और ये जो शिप है ये हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है यहाँ पर करता है इंडियन नेवी के अंतर्गत। तो यहाँ पर किस कमान के तहत काम करता है? ईस्टर्न नेवल कमान के तहत काम करता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। और इसके अलावा और भी यहाँ पर बात है कि अपार्ट फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर, बोफोर्स 40 mm गन फॉर सेल्फ डिफेंस। ओके, तो यहाँ पर देखो जो जो चीज इसमें इंस्टॉल है, जो जो यहाँ पर सर्विस इसके ऊपर ली जा सकती है, तो हेलीकॉप्टर की सेवा भी यहाँ पर इसके ऊपर ली जा सकती है। बोफोर्स गन की यहाँ पर बात करें 40 mm जो गन है सेल्फ डिफेंस के लिए। शिप इज आल्सो इक्विप्ड विद 4 सर्वे मोटर बोट्स, 2 स्मॉल बोट्स। ओके, तो छोटी 2 बोट्स हैं और यहाँ पर 4 यहाँ पर जो है सर्वे मोटर बोट्स है, जिनके जो कि इसके साथ जो है इक्विप करके चलाई जाती है, मतलब कि इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पर कहीं पर भी जरूरत पड़े, अगर अगर हमला करना है तो यहाँ पर बोफोर्स गन जो है वो दागी जाती है। ये बोफोर्स गन भारत ने कहाँ से खरीदी थी? कौन से देश से यहाँ पर यह व्यापार हुआ था? देश का नाम बताएं। जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, तो वहां पर ये बोफोर्स का काफी मुद्दा उछला था। ये मतलब ऐन वक्त पर काम आई थी हमारे। तो मतलब कि ऊंचाई पे यहाँ पर गोला फेंकना है तो यहाँ पर बोफोर्स काफी कारगर गन थी, लेकिन हमारे पास गोला ही खत्म हो गया था। तो उस समय जो वाजपेयी जी की सरकार थी, तो स्पेशल ऑर्डर देके तो हमने तो पहले यहाँ पर गोले मंगवाए थे कि गोले यहाँ पर पहले पूरे करो, फिर हम यहाँ पर फायर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन थी उस समय। और आगे बात करें कि मतलब क्या है यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे का, तो देखो सबसे पहले बात करें जो हाइड्रोग्राफी है, यहाँ पर एक तरीके के साइंस है जो कि यहाँ पर मेजर करता है जो फिजिकल फीचर है किसी भी वाटर बॉडी के। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें। दूसरा, हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है तो यहाँ पर स्टडी करता है इन सभी यहाँ पर वाटर बॉडीज को। तो यहाँ पर उनका फ्लोर सर्विसेज, मैंने शुरुआत की बात की, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पर देखा जाता है कितना ऊंचा है कितना नीचा है। ओके, क्या यहाँ जो जो बाहर से जो शिप आएंगे वो आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, बंदरगाह तक लग जाएंगे आके? तो ये यहाँ पर चीज देखी जाती है। और आगे बात करें NOAA ऑफिस, यहाँ पर जो कोस्टल सर्वे का ये वाला जो दफ्तर है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो यहाँ पर ये दफ्तर जो है ना, इसके द्वारा ये हाइड्रोग्राफिक सर्विस किए जाते हैं। तो यहाँ पर डेप्थ नापी जाती है, बॉटम यहाँ पर जो है वाटर बॉडीज की वो देखी जाती है। और आगे चौथे नंबर पर बात करेंगे, इट इज कंडक्टर टू मेजर डेप्थ एंड बॉटम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाटर बॉडीज टू प्रोड्यूस नेशंस नॉटिकल चार्ट्स टू एश्योर सेफ नेविगेशन ऑन द वाटर बॉडी। जिसमें बार बार मैंने रिपीट किया है, तो एक नेविगेशन नॉटिकल चार्ट बनता है कि कितनी स्पीड रखनी है अपने जहाज की कौन से एरिया में। ओके, तो यहाँ पर जो कि अच्छे से नेविगेशन की जा सके वाटर बॉडीज के ऊपर जहाजों के द्वारा, मतलब कहीं डूब ना जाए कोई जहाज, कहीं फंस ना जाए कोई जहाज, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए। तो ये देखो, अभी बात करें कि रोल क्या है यहाँ पर सर्वे शिप का, तो ये जो सर्वे वेसल्स होते हैं तो यहाँ पर मैप तैयार करते हैं एक्चुअल में पूरे यहाँ पर एरिया का, जहां जहां पर भी ये सर्वे करते हैं पूरा एक मैप बनता है कि जब भी यहाँ पर चाहे हमारे कोस्टल जो यहाँ पर कोस्ट गार्ड है, चाहे वो यहाँ पर सर्वे करें चले यहाँ पर, तो उनको दिक्कत ना आए फ्यूचर में, चाहे कोई भी जहाज यहाँ पर चले दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर बात करें बैंथिंग जोन जो है, इसके अलावा जो फुल वाटर कॉलम है, सरफेस फॉर द पर्पस ऑफ हाइड्रोग्राफी, जनरल ओशनोग्राफी एंड मेरीन हैबिटेट, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। ओके, तो हैबिटेट्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ओशनोग्राफी भी देखनी है, हाइड्रोग्राफी भी देखनी है। और ये इसकी यहाँ पर पिक्चर है, तो ये आप जो है ये जहाज की पिक्चर आप देख सकते हो, इसको अभी डीकमीशन किया गया है। तो अभी 4 टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में इतना ही। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।